जिसको बांग्लादेश से निर्वासन दे दिया गया था, पौने 2 दशक तक जो देश से बाहर रहा, जब देश लौटा तो उसका किसी हीरो की तरह वेलकम हुआ और उसने कहा कि हम नया बांग्लादेश बनाएंगे। भाषा ऐसी कि आपको सुनने में अच्छी लगेगी, लेकिन क्या इरादे भी उतने ही अच्छे हैं? क्योंकि भाषा के मामले में तो कंजूसी यूनुस भी नहीं करते, शब्दों में तो वो भी इतने उदार होते हैं कि तमाम तरह के धर्मों के लोग हमारे देश में रहते हैं और हम सब मिलकर इस देश के लिए काम करेंगे। इस तरह की भाषा तो उनकी भी है। क्या तारिक वाकई कोई नया सपना लेकर आए हैं? क्या वो सपना वाकई नया बांग्लादेश बनाने का है, या वहां जो चल रहा है उसमें दिख कुछ और रहा है, हो कुछ और रहा है? यही समझने की चेष्टा आज अड़ी में। बहुत स्वागत है आप सबका। सबसे पहले आपको कुछ खबरें दिखाता हूं जिनसे आपको पर्सपेक्टिव मिलेगा, पृष्ठभूमि मिलेगी। उसके बाद आज के मेहमानों से हम चर्चा करेंगे। जरा पहले ये खबर देखिए कि ढाका लौटने के बाद तारिक रहमान आज सुबह ढाका पहुंचे। ढाका आने के बाद तारिक रहमान ने क्या कहा? नया बांग्लादेश बनाएंगे, कहा तारिक ने। लोगों के साथ नया बांग्लादेश बनेगा। ढाका लौटने के बाद तारिक ने समर्थकों को संबोधित किया। संबोधित करते हुए कहा कि हमारे देश में अलग अलग धर्मों के अनुयायी रहते हैं, सब एक साथ मिलकर आएंगे और नया बांग्लादेश बनाएंगे। ये शब्द इरादे जाहिर कर रहे हैं या ये शब्द केवल शब्द हैं? इसके पीछे मंशा कुछ और है। पहले सुनिए जरा किस भाव के साथ क्या कहा गया। आज আপনি যদি আমাদেরকে রহমত দেন তাহলে আমরা এই দেশের মানুষ কঠোর পরিশ্রম করার মাধ্যমে আমাদের প্রত্যাশিত বাংলাদেশকে গড়ে তুলতে পারবো। इनके भाषण की कुछ और अहम बातें हैं, वो भी आगे जैसे ही ट्रांसलेट होकर, वैसे बहुत सारे लोग बांग्ला समझते हैं तो उनको समझने में समस्या नहीं आएगी, लेकिन जो हिंदी भाषी लोग हैं, हिंदी समझने वाले लोग हैं, उनके लिए इसको ट्रांसलेट करके आगे मैं कुछ और हिस्से एक्सर्प्ट्स इसके दिखाऊंगा। लेकिन पहले ये देखिए कि लंदन से लौटने के बाद ढाका की रैली में बोले तारिक रहमान, बांग्लादेश में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, सभी लोग मिलकर एक सुंदर बांग्लादेश बनाएंगे। सुंदर बांग्लादेश का सपना मेरी मां ने देखा है, कहा तारिक ने। হে একমাত্র মালিক, হে একমাত্র পরওয়ারদিগার, সাহায্যকারী। আজ আপনি যদি আমাদেরকে রহমত দেন তাহলে আমরা, यदि आप लोगों ने मेरा साथ दिया तो सुंदर बांग्लादेश बनाएंगे। खालिदा जिया वो किस तरह के माइंडसेट की रहीं, इनके पिता जियाउर रहमान किस तरह के दिमाग के रहे, शेख मुजीब के परिवार के साथ जो कुछ हुआ उसमें जियाउर रहमान का क्या रोल रहा, आप में से ज्यादातर लोग जानते हैं। और आज जब तारिक ये बात कह रहे हैं कि हम सुंदर बांग्लादेश बनाएंगे, क्या वाकई वो सोच की, ख्याल की, भाव की वो थाती लेकर आते हैं जिसके बेसिस पर वो कह सकते हैं सुंदर बांग्लादेश बनेगा? और क्या अगर वो ऐसा सोच रहे हैं और ऐसा करना चाहते हैं तो जमात उनको ऐसा करने देगा क्या? पहले ये देखिए कि 17 साल बाद तारिक रहमान बांग्लादेश पहुंचे। खालिदा जिया के बेटे हैं तारिक रहमान। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP के कार्यवाहक अध्यक्ष भी हैं तारिक रहमान। अध्यक्ष उनकी मां खालिदा जिया, जो कि बहुत बीमार हैं, 80 साल की हो चुकी हैं और लोग ये बता रहे हैं कि वेंटिलेटर के जरिए जीवित नाम मात्र की हैं, तबीयत बहुत ज्यादा उनके खराब है। उनके बेटे 17 साल बाद वापस आए हैं, BNP के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं और वो ये कह रहे हैं कि हम सब के साथ मिलकर सुंदर बांग्लादेश बनाएंगे। ढाका एयरपोर्ट पर उतरा तारिक का विमान और उस दौरान पत्नी और बेटी के साथ वो लंदन से ढाका आए हैं और उनकी तस्वीरें लोगों ने देखी। ढाका एयरपोर्ट से बाहर आते हुए उनकी तस्वीरें, बड़ी तादाद में उनको रिसीव करने के लिए लोग पहुंचे हुए थे और वो भी सलाम करके सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। बहुत सारे लोगों से वहां गले भी मिले, उनका अभिवादन स्वीकार किया। चुनाव के पहले तारिक की वापसी से क्या वाकई BNP के प्रोस्पेक्ट्स बहुत उज्जवल हो गए हैं? जिस तरीके से जमात के कट्टरपंथी किसी को नहीं छोड़ रहे, जमात के कट्टरपंथियों ने शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग पर तो प्रतिबंध लगाया ही, BNP के नेताओं के घरों पर भी हमले हुए, BNP के नेताओं पर अटैक हुए। छात्र आंदोलन जिसने शेख हसीना को अपदस्थ किया, उस छात्र आंदोलन से निकले हुए नेताओं पर भी अटैक हुए, उस्मान हादी उन्हीं में से एक। उस तरह की स्थिति में क्या तारिक वाकई यहां आए हैं तो वो नंबर 1 क्या महफूज हैं, नंबर 2 क्या वो जमात से अलग कोई नजरिया लेकर यहां चल पाएंगे और क्या उसको लेकर उसको वो सिरे चढ़ा पाएंगे और अपनी सरकार बना पाएंगे? क्या चुनाव होगा भी? ये तमाम सवाल हैं
जो सामने है, लेकिन तारिक की वापसी से पूरा डायनेमिक्स, इसमें एक और फैक्टर, इंपॉर्टेंट फैक्टर जुड़ता है। तारिक रहमान के स्वागत में उमड़ी लाखों की भीड़। अगली खबर देखिए, जनाधार अगर यहां उमड़ी भीड़ के हिसाब से आप मानते हैं तो यह जनाधार इस तरीके से दिखाई दिया। देखिए, ये वो लोग हैं जो तारिक रहमान के स्वागत में यहां उमड़े, लेकिन बीते दिनों उस्मान हादी के जनाजे के दौरान भी बड़ी भीड़ आपको दिखाई दी थी। तो इस समय यहां भीड़ का उमड़ना ये किसी बात का, क्या किसी के जनाधार का परिचायक है, या यहां भीड़ इस समय हालात ऐसे हैं कि लोग वहां उग्र हैं, उग्रता के साथ एक उन्माद है, और ये उग्रता और उन्माद का कॉकटेल लोगों को सड़कों पर खींच लाता है, लेकिन इसके बियॉन्ड इसके मायने नहीं समझे जाने चाहिए। एयरपोर्ट पर समर्थकों का उमड़ा सैलाब। तारिक के लौटने से बीएनपी में उम्मीद की नई रोशनी जागी है। बीएनपी से चुनाव लड़ सकते हैं तारिक। तारिक के पोस्टर्स लिए हुए, बीएनपी के झंडे लिए हुए बड़ी तादाद में एयरपोर्ट पर लोग दिखाई दिए। और यह शाहजलाल एयरपोर्ट, बांग्लादेश का एयरपोर्ट, जहां पर पहुंचे जब तारिक, तो बड़ी तादाद में उत्साह के साथ ताली बजाकर लोगों ने उनका स्वागत किया। बीएनपी के खालिदा जिया के तारिक के समर्थन में यहां नारे लगे। अगली खबर देखिए, बांग्लादेश के अगले पीएम की दौड़ में तारिक रहमान को माना जा रहा है। तारिक की पार्टी बीएनपी चुनाव जीतने की सबसे प्रबल दावेदार भी मानी जा रही है। कहा जा रहा है कि इस समय अगर नेतृत्व के हिसाब से देखें तो ऐसी पार्टी जिसका जनाधार रहा है, ऐसी पार्टी जो वहां चुनावों में शिरकत भी करती रही है, और उस पार्टी के वारिस के तौर पर तारिक को देखा जा रहा है, तो तारिक सबसे प्रबल माने जा रहे हैं। 80 साल की खालिदा जिया की तबीयत खराब है। तारिक गिरफ्तारी से बचने के लिए 2008 में लंदन चले गए थे, और तब से वो वहीं थे। हसीना सरकार में उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के कई मामले भी चल रहे थे। और यहां जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसमें अपनी सास से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं तारिक रहमान। एयरपोर्ट पर अगली खबर दिखाई है, एयरपोर्ट पर बीएनपी नेताओं ने तारिक का स्वागत किया। खालिदा जिया समर्थकों से गले मिले तारिक। एयरपोर्ट पर पत्नी जुबैदा की मां से भी उनकी मुलाकात हुई, और यहां वही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहां खालिदा जिया के समर्थक, उनके विश्वास पात्र, उनके कॉन्फिडेंट खालिदा जिया के और बीएनपी के प्रमुख लोग, वो लोग यहां पर मिल रहे हैं तारिक रहमान से, उनको खुशामदीद कह रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में आपके लिए ऑल द बेस्ट। लेकिन क्या ये ऑल द बेस्ट वाकई बहुत सारी चुनौतियों से जूझने वाला है? क्या इस ऑल द बेस्ट के सामने बहुत सारे सवाल हैं? इस पर भी हम अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे। तारिक के आने के बाद पूरा मामला किस तरीके से बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, या तारिक के यहां आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहां जिन लोगों को पटकथा लिखनी है, येन केन प्रकारेण लिखनी है, चुनावी पटकथा या चुनाव नहीं होने देने की पटकथा, उन्होंने लिख ली है, और अब केवल एक स्क्रिप्टेड ड्रामा आपको होते हुए दिखाई देगा। आइए समझें अपने मेहमानों से, लेकिन उससे पहले एयरपोर्ट पर तारिक ने जूते उतारकर बांग्लादेश की जमीन को छुआ। अब ऑप्टिक्स का भी आज के दौर में, सियासत में, आज की पॉलिटिक्स में बड़ा महत्व है, और ऑप्टिक्स की बात तारिक रहमान भी बखूबी समझ रहे हैं। नंगे पैर ही एयरपोर्ट के बाहर जमीन पर खड़े हो गए। तारिक रहमान ने मुट्ठी में मिट्टी को उठाया, माथे से लगाया, लेकिन यह देखकर अच्छा लगा कि अपने वतन के लिए इस तरह की रिस्पेक्ट उनमें है कि उन्होंने जूते उतारकर वहां की मिट्टी को माथे से लगाया। और साथ में ये जो बातें उन्होंने कही हैं, कम से कम सदाशयता के हिसाब से, इंटेंट कोई नहीं जानता, लेकिन इंटेंट का पोर्ट्रेयल जो हो रहा है वो तो ये हो रहा है कि वो बांग्लादेश का भला चाहते हैं, सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। लेकिन बांग्लादेश में संभव है क्या? और अगर ऐसा संभव था तो उनकी मां खालिदा जिया ने ऐसा करके दिखाया क्यों नहीं? केवल शेख हसीना ने ही कुछ हद तक ये वाली जो टॉक है उसको वॉक करके दिखाया, कुछ हद तक इसको निभा कर दिखाया, बाकी और कोई क्यों नहीं कर पाया ऐसा? बहरहाल फिर यहां एयरपोर्ट पहुंचने तक, यहां से मुलाकातों का सिलसिला, ये तो हमने आपको बताया, लेकिन उसके आगे क्या हुआ जरा वो भी देखिए। एयरपोर्ट से बुलेट प्रूफ बस से रवाना हुआ तारिक का परिवार। तारिक के आने पर ढाका एयरपोर्ट पर सुरक्षा के भारी इंतजाम दिखे। एयरपोर्ट के पास बाहर पैरामिलिट्री के जवान तैनात थे। ढाका के रास्ते 26 दिसंबर की शाम तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। एहतियातन ऐसा किया गया है, तारिक के आने के बाद न जाने वहां किस तरह की स्थितियां हो। बड़ी तादाद में यहां वो लोग भी उमड़े हैं जो तारिक का स्वागत करने के लिए उमड़े। बड़ी तादाद में बीते दिनों आपने उस्मान हादी के समर्थकों को जनाजे के दौरान उमड़ते हुए देखा। तो स्थितियां वॉलेटाइल होकर ऐसी ना हो जाएं कि हाथ से निकल जाएं। इसको देखते हुए वहां पर ढाका की सड़कों को 26 तारीख मतलब कल शाम तक के लिए बंद कर दिया गया है। मतलब ढाका इस समय एक तरीके से ठप चल रहा है। अब अगली खबर देखिए, तारिक रहमान और मोहम्मद यूनुस के बीच में बातचीत हुई है। फोन पर तारिक और यूनुस की बातचीत हुई है। ढाका पहुंचने के बाद एयरपोर्ट से तारिक ने की है बातचीत। सुरक्षा मुहैया कराने के लिए शुक्रिया भी कहा।
तो यूनुस ने जो सिक्योरिटी जिस तरीके की दी, वो कहा जा रहा है कि हाल के दिनों में बांग्लादेश में किसी के लिए दी जाने वाली अनप्रेसिडेंटेड किस्म की सुरक्षा थी। पैरामिलिट्री के जवान भी थे, सेना के लोग भी थे, और ऐसे में खुद तारिक ने यूनुस को थैंक यू बोला है। उस दौरान की बातें आपको सुनवाता भी हूं और अगर होगा तो ट्रांसक्रिप्ट भी दिखाता हूं। आपका शरीर केमन আছে? আমি আমার পক্ষ থেকে এবং আমার হোল্ডারের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনি আপনার পক্ষ থেকে বিভিন্ন রকম আয়োজন করেছেন, বিশেষ করে আমার নিরাপত্তার জন্য। থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। सेहत पूछी गई और दुआओं की बात हुई, इंशाअल्लाह कहा गया, और उसके बाद सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए थैंक यू भी कहा गया। और इधर क्या हुआ वो भी देखिए। हमारे साथ कल बांग्लादेश से जुड़े हुए ब्लिट्स के एडिटर ने यह कहा था कि आज रात बहुत कुछ होने वाला है। कल ये बात उन्होंने अड़ी में कही थी और वैसी ही रात गुजरी, धमाका भी हुआ ढाका में। और क्या हुआ जरा वो भी देखिए। आधी रात को मोहम्मद यूनुस को बड़ा झटका लगा। विशेष सहायक खुदा बख्श चौधरी का इस्तीफा। ये गृह विभाग से जुड़े हुए थे और विशेष सहायक थे, एक तरीके से इनको होम सेक्रेटरी समझ सकते हैं वहां का, और इन्होंने इस्तीफा दे दिया। गृह मंत्रालय के प्रभारी पद से चौधरी का इस्तीफा। कैबिनेट सचिव ने चौधरी के इस्तीफे की पुष्टि की। तो ये एक बड़ा इस्तीफा है ऐसे में जबकि चुनाव सामने है, ऐसे में जबकि यूनुस को अपने कॉन्फिडेंस की जरूरत है, ऐसे में जिनको उन्होंने जुलाई 2024 अगस्त 2024 के बाद वहां इंटरिम सरकार को संभालने के बाद जिनमें इन्वेस्ट किया, जिनको पूरे हालात समझाए, जिनको अपना थॉट प्रोसेस बताया और जो उनको अब समझने लगे थे और वो अधिकारियों को समझने लगे थे, ऐसे में एक इतने महत्वपूर्ण विभाग के इतने महत्वपूर्ण अधिकारी ने इस समय आधी रात के वक्त इस्तीफा क्यों दिया? ये अनयूजुअल तो है। इस्तीफा देता है कोई मन बनाकर देता है, अपनी परिस्थितियों, स्वास्थ्य की वजह से या तमाम दूसरे कारणों से देता है, तो रात का वक्त नहीं चुनता। आधी रात का वक्त तो बिल्कुल नहीं चुनता। आधी रात के वक्त होम सेक्रेटरी लेवल के एक ऑफिसर का इस्तीफा होना यह क्या दिखाता है? विशेष सहायक खुदा बख्श चौधरी का इस्तीफा हुआ। गृह मंत्रालय के प्रभारी पद से भी चौधरी का इस्तीफा। कैबिनेट सचिव ने चौधरी के इस्तीफे की पुष्टि की। रात को सन्नाटे में चौधरी का इस्तीफा हुआ। और कल हमने आपको बताया कि हमारे साथ जो पत्रकार बांग्लादेश से जुड़े हुए थे उन्होंने कहा था कि आज रात बांग्लादेश पर बहुत भारी है, कई गिरफ्तारियां होने वाली हैं, बहुत सारे क्रैकडाउन होने वाले हैं। हालांकि गिरफ्तारियों और क्रैकडाउन के संदर्भ में अभी हमारे सोर्सेज के जरिए हम तक खबरें पहुंचने बाकी हैं। शोएब आज हमारे साथ एक बार फिर जुड़ेंगे, उनके साथ हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा एक और पर्सपेक्टिव आपको दे देता हूं, उसके बाद फौरन बाद आपको मेहमानों की तरफ ले चलता हूं। तारिक की वापसी से घबराए हुए हैं यूनुस, ये बात कही जा रही है। बेशक वो फोन पर कर्टसीज एक्सचेंज कर रहे हैं, लेकिन यह कहा जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस बहुत घबराए हुए हैं। क्या वाकई ऐसा है? तारिक की वापसी से क्यों घबराए हैं यूनुस? अभी तक यूनुस को यह लग रहा था कि कोई बड़ा कांटा उनकी राह में नहीं है। हालांकि वैसी स्थिति में भी वो चुनाव होने से ऐसा लग रहा था होने देने से बच रहे हैं। तारीख तो दे दिया है, तारीख की तरफ वो बढ़ भी रहे हैं, लेकिन उनके कदम वो घसीट रहे हैं, वो आने जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको श्योरिटी नहीं दिखाई दे रही कि उनकी कुर्सी बचेगी या जाएगी। अब यहां पर बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया के बेटे 17 साल बाद वापस लौट आए हैं। खालिदा जिया इतनी बीमार थी कि वो चुनाव लड़ नहीं सकती थी। इसमें यूनुस को एक उम्मीद की रोशनी दिखाई दे रही थी कि यहां पर शेख हसीना है नहीं, खालिदा जिया, शेख हसीना के जो बेटे अमेरिका में हैं वो यहां आएंगे नहीं, खालिदा जिया के बेटे लंदन में हैं वो आएंगे नहीं, खालिदा जिया खुद बीमार है, शेख हसीना बाहर है, तो वैसा कोई पॉलिटिकल चैलेंज नहीं है। लेकिन यहां तारिक रहमान वापस आ गए, उनको सिक्योरिटी देकर ये बुलाना भी पड़ा, लेकिन इतनी सारी भीड़ देखकर यूनुस घबराए हुए हैं। बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं तारिक रहमान, वहां आपको वो तस्वीर दिखाई दे रही है। लंदन से 17 साल बाद बांग्लादेश उनकी वापसी हुई है, और उनकी वापसी के बाद आप देख रहे हैं बीएनपी में एक नए तरह की ताकत, नया उत्साह और नई ऊर्जा का संचार हो गया है। फरवरी में संभावित चुनाव में पीएम पद के बहुत बड़े दावेदार माने जा रहे हैं। माना जा रहा है, बहुत सारे लोग तो ये मान के बैठे हैं कि अब से अगर सबसे बड़ी प्रोबेबिलिटी अभी इस वक्त किसी की दिखाई दे रही है तो वो है तारिक। शुक्रवार की नमाज के बाद जियाउर रहमान की कब्र पर भी जाने वाले हैं वो, उनके पिता की कब्र पर भी वो जाएंगे। जियाउर रहमान, अब आपको ये बता दूं, शेख मुजीब के परिवार से कट्टर दुश्मनी वाले लोगों में जियाउर रहमान का शुमार होता है। शेख मुजीब के परिवार के साथ जो कुछ घटा आप जानते हैं, बंग बंधु के परिवार के साथ जो कुछ घटा उसमें जियाउर रहमान का एक बड़ा हाथ रहा है। जियाउर रहमान को पाकिस्तान के हाथों की कठपुतली या हया के इशारों पर चलने वाला माना जाता रहा। जियाउर की कब्र पर जाकर एक तरीके से वो फातिहा भी पढ़ेंगे, और यहां पर आप देखिए कि वो ये भी कह रहे हैं कि हम सुंदर बांग्लादेश भी बनाएंगे। क्या कथनी और करनी में फर्क रहने वाला है? क्या यूनुस को वाकई चिंता होनी चाहिए? जमात भी कट्टर,
क्या बीएनपी भी कट्टरता के रास्ते पर चलेगी? अगर ऐसा रहेगा तो डिफरेंशिएटर कैसे होगा, क्या होगा इनके बीच में, क्या होने वाला है बांग्लादेश में? तारिक के बांग्लादेश में पहुंचने के बाद आइए इस चर्चा को खोलता हूं और सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं आज के मेहमानों से। संजय भारद्वाज, विदेश मामलों के जानकार, हमारे साथ आज की इस चर्चा में हैं। एयर कोमोडोर कार्तिकेय काले सर हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। आपको पाकिस्तान से हमारे मेहमान दिखाई दे रहे हैं, डॉक्टर इरशाद, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके अलावा शोएब चौधरी बांग्लादेश से हमारे आज के मेहमान, जो कि ब्लिट्स के एडिटर हैं, और कल उन्होंने अड़ी में इस बात का खुलासा किया था कि आज बांग्लादेश में बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स होने वाले हैं। आज की रात बहुत भारी है और कल आधी रात को ही ये बड़ा इस्तीफा हुआ है। मैं जरा अभी तक की ये पृष्ठभूमि जो मैंने आपको दी, एक बार यहां अपने मेहमानों से चर्चा करता हूं। बांग्लादेश जाऊंगा और उसके फौरन बाद में पाकिस्तान जाऊंगा। पहले आपसे कार्तिकेय सर, तारिक के आने से क्या क्या बदलेगा बांग्लादेश में? देखिए, तारिक के आने बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश भाई। आपके पास आ रहा हूं शोएब भाई, आपके पास आ रहा हूं। ये सवाल कार्तिकेय काले सर से था, मैं आपके पास आ रहा हूं सर। इसमें कोई शक नहीं है दिनेश जी कि तारिक के वहां पहुंचने से बहुत कुछ बदलेगा। मेरा जो पुराना विश्लेषण था वो इस इलेक्शन के बारे में यही था कि इस समय अवामी लीग के अभाव में बीएनपी जो है वो सबसे बड़ी पार्टी है, जिसके पास पैसा भी है, ऑर्गेनाइजेशन भी है, सपोर्टर्स भी हैं। अब बस एक लीडर की कमी थी जो ज़मीन पे पहुंच के इमीडिएटली जो है वो कैटलिस्ट का काम करेगा एंड वो अपने चारों तरफ लोगों को इकट्ठा करके इलेक्शन की तैयारी में जुट जाएंगे। तो बेसिकली किसी भी पार्टी को इलेक्शन जीतने के लिए जो मोरल सपोर्ट और जो ताकत चाहिए वो लीडर्स की प्रेजेंस से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरह से तारिक रहमान का बांग्लादेश पहुंचना डेफिनेटली उनकी अपनी पार्टी के लिए एक एक्चुअली चेंजिंग मोमेंट है। इसके साथ साथ बाकियों के लिए जो ऑपोजिशन में है उनके लिए भी डेफिनेटली ये बहुत बड़ी वार्निंग है। देखिए, सब जानते हैं कि इस समय जो जितने भी क्या वहां के लोगों को मोस्ट प्रोबेबल मतलब ये पीएम के तौर पर बनने वाले चेहरे के तौर पर दिखाई, आपको भी ये लगता है अगर चुनाव हुए तो? बिल्कुल इसलिए लगता है बिकॉज उनके पास सारी रिक्विजिट रिक्वायरमेंट्स हैं जो एक पार्टी को इलेक्शन जीतने के लिए चाहिए। तो ये आप इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं सर। इसके साथ ये आपने महत्वपूर्ण बात इस पर कार्तिकेय काले सर मोहर लगा रहे हैं कि इससे बड़ा चेहरा कम से कम पॉलिटिक्स का वहां पर दिखाई नहीं दे रहा है, और उस हिसाब से देखें तो प्रायिकताएं मतलब प्रोबेबिलिटी दिखाई देती है कि यही वहां पीएम बनेंगे। लेकिन अभी दिखने में और होने में देयर आर मेनी स्लिप्स बिटवीन कप एंड द लिप्स। ये बताएंगे आपको संजय सर। संजय सर, एक बात मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं, ये जो वेलकम हुआ है, ये जो कर्टसीज एक्सचेंज हुई हैं और ये जो शब्द बोले गए हैं, नया बांग्लादेश बनाएंगे, सब मिलकर बनाएंगे, ये जो दिख रहा है और जो होगा उसमें कितना फर्क है? देखिए, पहले मैं ये बात कहना चाहता हूं कि बहुत बड़ा चैलेंज है तारिक के सामने। ना उसके पास पैसे हैं, ना उसके पास इंस्टीट्यूशंस हैं। सारा जो इंस्टीट्यूशन है आज के दिन, चाहे वो मिनिस्ट्रीज हो, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हो, गवर्नमेंट हो, वो सारा जमात इस्लाम के पास में है। उसको बहुत बड़ा चैलेंज है और अपनी सुरक्षा का भी चैलेंज है, ये बात बिल्कुल साफ है। लेकिन बड़ा जो जिस तरीके का वेलकम देखा गया मुझे लगता है, और तारिक का जो भाषण देखा, मुझे लगा कि हृदय परिवर्तन हो गया। हृदय परिवर्तन हो गया। लेकिन तारिक का और बीएनपी का जब मैं ट्रैक रिकॉर्ड देखता हूं तो मुझे लगता नहीं कि कहीं पे हृदय परिवर्तन सिर्फ चुनावी स्टंट है, चुनाव जीतने के लिए। जैसे आप ही की बात में मान लीजिए, आप ही की बात में जोड़ रहा हूं, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। मान लीजिए उनका अकेले का हो भी गया है, तो क्या बीएनपी के बाकी जो लोग हैं वो अपनी विचारधारा बदल देंगे, सबको साथ लेकर चलने लगेंगे ओवरनाइट तारिक के कहने से? देखिए वो एक अलग बात है, एक पॉलिटिकल कैलकुलेशन हो सकता है। कुछ अवामी लीडर्स भी बीएनपी में आ जाएं, हो सकता है कुछ लोगों को वो अपने साथ में ले लें। लेकिन ये बात मान के चलिए कि बीएनपी के जो फाउंडर इनके पिता थे जियाउर रहमान, उसको उन्होंने बांग्लादेश को इस्लामाइजेशन की तरफ धकेला। सारा जो 1971 का स्पिरिट था उसको कॉन्स्टिट्यूशनली पूरा चेंज कर दिया। इनकी माताजी आई, वो जब रही तो उन्होंने पूरा चुनाव को रिग किया। मगुरा चुनाव रिगिंग 1994 में एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और जो 7वां पार्लियामेंट्री चुनाव हुआ था, जिसको दोबारा 7वां पार्लियामेंट्री चुनाव कराना पड़ा, वो एक बहुत बड़ा रिगिंग था, क्योंकि जो 7वां हुआ वो केयरटेकर का हुआ। और इन्होंने 2001 से 2006 के बीच में तो पूरा का पूरा पाकिस्तान का रास्ता अपना लिया था। ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, आर्म्स ट्रैफिकिंग। आपने नटशेल में आपने यहां बता दिया सर, इतने में बता दिया आपने कि आर्म्स ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग से लेके पूरे इशारों में नाचने तक, ये जो पहला दशक इस 21वीं सदी का देखा गया, उसमें कम से कम खालिदा जिया ने इंश्योर कर दिया था कि पाकिस्तान की राह में बांग्लादेश आगे बढ़ेगा। न जाने कितनी बार चुनाव की रिगिंग हुई, और लगता नहीं है कि बीएनपी तारिक को उस राह में जाने देगी जिसमें तारिक चाह रहे हैं। मैं आपके पास आ रहा हूं शोएब चौधरी, आपके पास आता हूं। बांग्लादेश तारिक की एंट्री, क्या डायनेमिक्स में क्या बदलाव होगा? बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश भाई। सब पार्टिसिपेंट्स को मेरी तरफ से नमस्कार।
देखिए, तारिक रहमान की जो एंट्री है, ये एंट्री के 2-3 महत्वपूर्ण साइड पे इन्होंने जो भाषण दी, उन्हें ना ही बांग्लादेश बनाने की बात किया, मगर एक बात किया है कि अगर वो इलेक्टेड होंगे, बांग्लादेश को इस्लाम की रसूल की रास्ते पे चलाएंगे, यानी ये बांग्लादेश को इस्लामिक मुल्क बनाने की घोषणा दे दी। एक तरफ जमात बनाना चाहते हैं खिलाफत राष्ट्र, तारीख बनाना चाहते हैं इस्लामिक मुल्क। डायरेक्टली कहा है इस्लाम के प्रॉफिट की लाइन पे देश चलाएंगे, सेकुलरिज्म नहीं। दूसरी जो है, तारिक रहमान के ऊपर आज के दिन तक अमेरिका की वीजा रेस्ट्रिक्शंस है, ही इज अंडर यूएस वीजा रेस्ट्रिक्शन। 3 नंबर, हमारे को लगता है कि जैसे पाकिस्तानी और पाकिस्तानी आईएसआई यूनुस के पीछे है और यूनुस भी उसके साथ है, हमारे को लगता नहीं है कि ये तारिक रहमान को ज्यादा दिन जिंदा रखेगा पाकिस्तानी आईएसआई। आप देखेंगे, हमारे डर लगता है कि ये तारिक रहमान की किस्मत पे भी बेनजीर भुट्टो जैसे कुछ ना हो जाए। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप शोएब चौधरी, ये बात इसको भी फ्लैश कीजिए। शोएब चौधरी कह रहे हैं जान को खतरा है। शोएब चौधरी के मुताबिक तारिक रहमान आ तो गए हैं, लेकिन उनकी जान को खतरा है। कट्टरपंथियों से तारिक रहमान की जान को भी खतरा। शोएब का कहना है इनके साथ बेनजीर भुट्टो जैसा कुछ ना हो जाए। बेनजीर भुट्टो चुनाव के दौरान, कैंपेनिंग के दौरान उनके ऊपर जिस तरीके से अटैक हुआ, असैसिनेशन हुआ, दुनिया जानती है। और क्या ऐसा ही तारिक रहमान के साथ होने का अंदेशा शोएब चौधरी को दिखाई देता है? शोएब चौधरी अड़ी में खास तौर से पिछले 2-3 बार में हमने ये देखा कि उन्होंने यहां पर कई ब्रेकिंग न्यूज हमको दी हैं। क्या ये अंदेशा भी आज एक ब्रेकिंग न्यूज होने वाला है? शोएब चौधरी, अपनी बात पूरी कीजिए। जी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इलेक्शन फरवरी में है, मगर हमारे को, जैसे मैंने कह दी कि ये पाकिस्तानी आईएसआई ने बांग्लादेश में तो जिहादी और आतंकवादी पैदा की, नया करके ट्रेंड दिया। कल आप जानते हैं कि जो बम से एक लोग का मृत्यु हुआ, वो मोलोटोव कॉकटेल नहीं थे, वो आईईडी थे, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस। बॉम्ब नहीं थे जो हमको सुनाई दिया, वो क्रूड बॉम्ब्स भी कह रहे थे बहुत सारे लोग। नो, इट वाज आईईडी। मैंने इंटेलिजेंस से बात किया बांग्लादेशी, और उन्होंने कहा कि ये आईईडी ऐसे हैं जो पाकिस्तान के आतंकवादी जो संगठन हैं, लश्कर तैयबा वगैरह, वो लोग ये यूज करता है। और जिस आदमी के ऊपर ये बम गिरा, उसके सर उड़ गई एकदम। सो इट वाज एन आईईडी। सो ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान ने आईएसआई एक टेस्ट किया, ग्राउंड टेस्टिंग, और आप देखेंगे कि मैं ये होगा, मैं नहीं चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ, मगर तारिक रहमान को पाकिस्तान आईएसआई मार डालेगा, जैसे कि इसने बेनजीर भुट्टो को मारा। ये बहुत बड़ा अंदेशा जताया जा रहा है। तारिक रहमान को पाकिस्तान की आईएसआई जीने नहीं देगी। उस्मान हादी के साथ भी यही हुआ। जिन लोगों ने गोली चलाया, ये इंश्योर किया गया कि पोस्टमार्टम, गोलियां, कुछ भी ये साबित ना होने पाए कि ये किसने किया, ये पता ना चलने पाए कि गोलियों में मार्क किसका था, ये पता ना चलने पाए कि ये पाकिस्तान में बनी हुई गोलियां थी। और अब यही होने वाला है क्या तारिक रहमान के साथ भी? और वहां इसी तरह ग्राउंड टेस्टिंग की जा रही है क्या? यूं आईईडी ब्लास्ट कर करके क्या तारिक रहमान के आने के पहले या उनके लिए बड़ा एक तरीके से मैसेजिंग थी क्या कि जहां आप आ रहे हैं वहां आइए, आपके वेलकम के लिए ये सब भी तैयार है? आपने कहा कि जमात ले जाना चाहता है खिलाफत के रास्ते में और बीएनपी ले जाना चाहता है इस्लाम मुल्क बनाने के रास्ते में। तो मुझे लगता है कि ये दोनों ही बातें बड़ी रास आ रही होंगी इस समय इरशाद साहब को, है ना इरशाद साहब? बहुत शुक्रिया दिनेश। पहले तो मैं अर्ज करूंगी, जो साहब बोल रहे थे बांग्लादेश से, ये ऐसी बात कर रहे थे जैसे इंटेलिजेंस के चीफ हों कि जी मैंने मालूम किया और मैंने पता किया, और झूठ बोलते हैं, इनको जानता भी कोई नहीं है बांग्लादेश में। दूसरी बात यह है, बांग्लादेश एक इस्लामिक मुल्क था, मुल्क है, मुल्क रहेगा। तीसरी बात आप कर रहे हैं कि जी हुकूमत बनने जा रही है, ये जो अभी तारिक साहब का नाम ले रहे हैं, देखिए हुकूमत बनाएंगे वहां के अवाम, क्योंकि अवाम आजाद हुए हैं जब से हसीना शेख से और उसके बाप से आजाद हुए हैं। अब उनको मालूम पड़ा कि आजादी क्या चीज होती है, मुल्क को आजाद करना और पाकिस्तान में तो हुकूमत बनाना क्या तरीके है। अपनी हुकूमत बना, आप लोगों के नजरिए हर तरह के सामने आना चाहिए। बोल दीजिए उनको, बोलने दीजिए। हाँ बोलिए 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 बोलिए, हसरत पूरी कीजिए प्लीज। दूसरी हसरत नहीं होती, तरीका होता है ना, तरीका। हाँ बोलिए दूसरा बोलिए। तो बात यह है कि देखिए अब अवाम हुकूमत बनाने जा रही है, अब उनकी अवामी हुकूमत बनेगी।
दूसरा, आप मेरी आईएसआई को जो जो हर बात का इल्जाम पूरी दुनिया में आप लगाते, मेरी आईएसआई पाकिस्तान की आईएसआई, मैं पाकिस्तान हूं, मैं सिर्फ इरशाद खान नहीं हूं, मैं पाकिस्तान हूं, मैं पाकिस्तान की आर्मी, मैं पाकिस्तान का आर्मी चीफ हूं, वजीर आजम, सब कुछ मैं हूं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूं, हम सब एक हैं। दूसरी बात यह है कि आप मेरी आईएसआई पे इल्जाम लगाना छोड़ दीजिए। देखिए अभी यहाँ स्टूडेंट रहनुमा को कत्ल किया, स्ट्रेट अवे आपके राह के लोगों ने मारा उसको, वो सारे वहां के लोग, बांग्लादेश के बंगाली भी कह रहे हैं, जितने मुस्लिम हैं वो कह रहे हैं कि राह ने मरवाया है उस स्टूडेंट को। अब देखिए कि पूरा बांग्लादेश आपके खिलाफ खड़ा है इस वक्त, आप इल्जाम लगाए जा रहे हैं आईएसआई पे, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें मालूम है कि आपसे हमें अच्छे की उम्मीद नहीं है। आप जब भी बोलेंगे बुरा बोलेंगे और ऐसे बिठा करके बांग्लादेश। लेकिन डॉक्टर साहब आपने बताया कि आप इरशाद नहीं हैं, आप न जाने क्या क्या हैं, आप हाफिज सईद भी हैं, पाकिस्तान, आप मसूद अजहर भी हैं, आप दाऊद इब्राहिम भी हैं, आप ओसामा बिन लादेन भी हैं, है ना? अरे ये भी लीजिए ना, फिर जब सब ले रहे हैं तो ये भी लीजिए ना। मैं पाकिस्तान, अरे ये भी आप ही हैं। अब लेकिन आपने जो एक बात कही, देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं डॉक्टर इरशाद, आप कह रहे हैं कहने का तरीका होता है, ये तरीका होता है कि इनको कोई बांग्लादेश में जानता नहीं। आपको मालूम है किससे बात हो रही है आपकी? ब्लिट्स कैसा पब्लिकेशन है आपको मालूम है? ब्लिट्स का एडिटर आपके साथ बात कर रहा है, मालूम है? और आपको यह मालूम है कि पत्रकारों के सोर्सेस होते हैं, खुफिया एजेंसियों में भी होते हैं, पुलिस में भी होते हैं, राजनीतिज्ञों में भी होते हैं, आपको मालूम है ना? अरे पाकिस्तान, तो इनको कैसे पता चल रहा है आप उसका जिक्र कर रहे हैं? लोगों के नहीं होते डॉक्टर इरशाद, आप तरीके की बात कर रहे थे ना, तो तरीका थोड़ा कुछ ऐसा भी देखा कीजिए जिसमें आपको अपनी तरफ अपना चेहरा देखने में भी मदद मिले। तरीके की बात अगर आप कर रहे हैं तो शोएब चौधरी कौन है, ये कौन है, ये नॉन डेस्क्रिप्ट आदमी है, ये कोई मिनिस्क्यूल आदमी है। अब अगर वो ये कह दे इरशाद कौन है, क्या वजूद है इनका? देखिए ऐसा मत कीजिएगा, अब मत कीजिएगा। लेकिन मैं शोएब, आपने कहा मैं पाकिस्तान हूं, आईएसआई मैं हूं, तो आप ही हाफिज सईद भी हैं, आप ही मसूद अजहर भी हैं, आप ही ओसामा बिन लादेन भी हैं, आप हैं। लेकिन सुनिए, उस्मान हादी भी आप ही थे, लेकिन आज उस्मान हादी कोई ऐसा सगा नहीं जिसको आपने ठगा नहीं। और मैं ये भी बता दूं, यूनुस को भी आप लोगों ने बिठाया हुआ है ना यहां, तो ये तारिक रहमान के लिए अंदेशे जाहिर कर रहे हैं, मुझे तो यूनुस के लिए भी डर लग रहा है। कार्तिकेय सर गलत कह रहा हूं क्या मैं? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं कह रहे हैं। देखिए इस समय बांग्लादेश की जो सिचुएशन है उसमें आगे क्या होगा कोई कुछ नहीं कह सकता है, बिकॉज एकदम वॉलेटाइल सिचुएशन है। जो भी हो रहा है वो किसी के कंट्रोल में नहीं है, इट इज एनार्की, एक तरह से कंट्रोल्ड एनार्की की सिचुएशन जो है बना रखी है। वहां पर कौन सा फैक्शन किस समय क्या करेगा इस समय बहुत मुश्किल है कहना। परंतु इस समय कैटलिस्ट, सबसे मेजर कैटलिस्ट जो बांग्लादेश में आज की तारीख में आया है वो है तारिक रहमान, क्योंकि वो बीएनपी को सुदृढ़ कर सकता है। सर मैं तो दूसरी बात कह रहा हूं, देखिए ना, आप ये देखिए फैज हमीद के साथ आज क्या हो रहा है। मैं ये कहता हूं जुल्फिकार अली भुट्टो किसी जमाने में, उनके साथ बाद में क्या हुआ? देखिए बेनजीर भुट्टो किसी जमाने में, उनके साथ क्या हुआ? खुद इमरान खान किसी जमाने में, और उनके साथ आज क्या हो रहा है। इसी तरीके से ये उस्मान हादी किसी समय शेख हसीना के खिलाफ, लेकिन बाद में क्या हुआ? इसी तरह एक और नेता, छात्र नेता, जिसके कान के बगल से गोली निकल गई कान को छूते हुए, उसके साथ पहले वो किस तरीके से आईएसआई के लिए मुफीद था, और आज क्या हुआ? यूनुस आज मुफीद है, लेकिन कल के आज कितने मुफीद रह गए हैं और कल क्या हो जाएगा ये कौन जानता है। ये एक बड़ा सवाल है संजय सर, इसको डिकोड कर सकते हैं क्या आप? देखिए दो तीन बातें। पहली बात तो कि पाकिस्तान में पढ़े लिखे हो तो छोड़िए, सिर्फ आतंकवाद के अलावा कुछ नहीं पढ़ते हैं वो। और दूसरी बात कि जो वो कह रहे हैं आवाम बांग्लादेश की चुनेगी, तुम अपना पाकिस्तान में तो आवाम को मौका दे दो, इमरान खान को चुनो, उसको बाहर निकालो, चुनाव कराओ, तब आपको पता लगेगा डेमोक्रेसी क्या होती है। देखिए निश्चित रूप से बांग्लादेश में हालात बहुत चिंताजनक है, और वो चिंताजनक ना केवल, देखिए इंडिकेशन सही है कि तारिक की जान को खतरा है, तारिक को लोग बहुत सारा सोशल मीडिया पे चल भी रहा था कि नहीं आना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जिस तरीके का ये एक कट्टरपंथ पनप गया है, 1-1.5 साल में इनको पूरा जो एक सिंडिकेट ने और एक एस्टेब्लिशमेंट ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और प्रोटेक्शन दे दिया इस कट्टरवाद को, तो ये बहुत बड़ा लिबरल डेमोक्रेटिक फोर्सेस को खतरा है। लेकिन यहाँ पे तारिक क्या गेम कर रहे हैं? देखो तारिक भी कोशिश कर रहे हैं कि जो 71 का जो एक विचार है उसको बेसिकली उसको का कस्टोडियन अपने आप को प्रोजेक्ट। तो जमात क्या करेगा? आलू बेचेगा वो? अगर 71 के कस्टोडियन ये बन जाएंगे तो क्या वो टमाटर बेचेंगे? बनने का प्रयास कर रहे हैं, और क्योंकि लेकिन ये हमेशा से इनकी, देखिए बीएनपी की सोशल कॉन्स्टिट्यूएंसी आर्मी रही है,
बीएनपी ने हमेशा इनका कोर जो आइडियोलॉजी रहा है वो इस्लाम रहा है, और आज के दिन वो 71 का कस्टोडियन बनने का कोशिश कर रहा है। तो 71 का कस्टोडियन, जमात इस्लाम क्या आलू बेचेगा? ये बात बिल्कुल आपने सही कही, क्योंकि वो भी तो इस्लाम का ही कस्टोडियन बन रहा है। तो क्या इस्लाम का कस्टोडियन बनने का कंपटीशन चलेगा, या ये एक जैसे विचार वाले लोग एक हो जाएंगे? शोएब चौधरी साहब, इस मामले में क्या होने वाला है? देखिए दिनेश भाई, मैंने कह रहा हूँ फिर से कि तारिक रहमान ये बांग्लादेश को शरिया राष्ट्र बनाने की घोषणा दे दी आज, और दूसरी तरफ जमात इस्लामी खिलाफत राष्ट्र। हम बंगाली लोग अभी हमें चुनना आप है। क्या कह रहे हैं? अभी कुछ दिनों में वो दाढ़ी वाड़ी बढ़ा लेंगे, सिर पे टोपी आ जाएगी? मैं कह रहा हूँ तो बंगाली को भी पजामे में दिखाई देंगे क्या बस? अभी आज तो कोट पैंट में दिख रहे थे वो। बंगाली को भी चुनना है कि हम आग में जाएंगे या फ्राई पैन में रहेंगे। सो मैं कहता हूँ कि तारिक रहमान आया, उसके लिए बुलेट प्रूफ बस, बुलेट प्रूफ गाड़ी, इतने सब चीज जैसा बेनजीर भुट्टो के लिए थे, आप याद करके देखिए। तो मैं कह रहा हूँ तारिक रहमान को पाकिस्तानी ISI यूनुस बहुत ही शैतान एक आदमी है। यूनुस, पाकिस्तानी ISI और अमेरिकी डीप स्टेट, तीनों ने मिलके इसको बांग्लादेश की मिट्टी पे खत्म करेगा, खून करेगा, हत्या करेगा। मैं आपको शो पे आज 25 तारीख ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, आप बात में मिला के देखिएगा। बांग्लादेश में चुनाव को रोकने के लिए आपने कहा था कि एक सिलसिला अब शुरू हो गया, 18 करोड़ लोग अब सड़कों पे आएंगे, 2.5 लाख का तमाशा हो गया जितना होना था। लेकिन क्या रात में क्या वैसा क्रैकडाउन हुआ जिसके बारे में आप कल फोर्सी कर रहे थे कि होने वाला है? कल रात हमने देखा एक बड़ा इस्तीफा हुआ है, बम धमाका हुआ है, और क्या हुआ रात में वहां? नहीं, देखिए तारिक रहमान अगर आने के बाद हमारे जो एक्सपेक्टेशन थे बंगाली का, वो वही बात करते। तारिक रहमान ने तो वो बात नहीं किया। वो कह रहे बांग्लादेश को इस्लाम के रसूल के रास्ते पे चलाएंगे। ये बंगाली चाहती नहीं, बंगाली सेकुलर है। सो उन्होंने हमारे दिल तोड़ दिया। बंगाली हमारे को तो एक समय तो बांग्लादेश का चरित्र सेकुलर ही रखा गया था, लेकिन फिर उसको बदलना नहीं, उसके मैं कॉन्स्टिट्यूशनली मैं कह रहा हूं फिर, लेकिन उसको बदलना पड़ा था ना। फिर उसको बांग्लादेश को एक समय बदलना पड़ा। तो आज कॉन्स्टिट्यूशनली उसको कैसा माना जाए? सेकुलर माना जाए, नहीं माना जाए? कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया था मिलिट्री डिक्टेटर्स ने, हुसैन मोहम्मद एरशाद ने और तारिक रहमान के पिता ने, मगर बंगाली जात सेकुलर है। दूसरी बात तो ये आप जो कह रहे हैं शोएब चौधरी साहब, इसको आगे बढ़ाएंगे। आप ये कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के पन्नों में कुछ हर्फ बदलकर इसको सेकुलर के बजाय इस्लामिक करने का जरूर प्रयास किया गया, लेकिन असल में दिल से वहां का बंगाली सेकुलर है। TV9 से बांग्लादेश के ब्लिट्स के एडिटर ने यह भी कहा कि तारिक रहमान के लिए आने वाले दिनों में उनकी जान को एक बड़ा खतरा वो देख रहे हैं। यहां जिस तरह की कॉन्स्पिरेसीज चल रही हैं, तारिक रहमान को आगे बहुत टिकने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि एक तरीके से जमात की आइडियोलॉजी के लिए कॉम्पिटिटर के तौर पर उनकी एंट्री हुई है, और जमात इतनी पूरी खीर पका लेने के बाद यह चाहेगा नहीं कि उसकी हांडी फूट जाए। एक बड़ी खबर आ रही है, जरा देखिए। बांग्लादेश, एक और हिंदू युवक की हत्या हुई है। दीपू चंद्र दास के बाद एक और हिंदू युवक की हत्या, एक हफ्ते के भीतर यह दूसरी बड़ी हत्या। बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक की हत्या। पूरे देश में अमृत मंडल नाम है इस बार युवक का। वहां नाम बदल रहे हैं, चेहरे बदल रहे हैं, लेकिन जो दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि हिंदुओं को, अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। इस बार अमृत मंडल को निशाना बनाया गया है। अमृत मंडल, एक और शख्स की हत्या। दीपू चंद्र दास की ईश निंदा के मामले में, ब्लास्फेमी के मामले में पीट कर बुरी तरह मारकर आखिरकार उसको खत्म कर दिया गया। और अब अमृत मंडल के हवाले से भी एक खबर आ रही है, हर दिन वहां हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, हर दिन उनको धमकियां दी जा रही हैं, घर छोड़ के चले जाओ वरना अगले दिन तुम्हारा यह जमीन और घर बचेगा नहीं। कट्टरपंथियों की भीड़ ने यहां भी मॉब लिंचिंग की है। कट्टरपंथियों की भीड़ ने अमृत मंडल को घेरा और लगभग उसी तरीके से मार डाला जैसे दीपू चंद्र दास की हत्या हुई थी। दीपू चंद्र दास, वो तमाम लोग जो कहते हैं किसी एक पर्टिकुलर टाइम में ऑल आइज ऑन अ पर्टिकुलर प्लेस ऑफ दिस अर्थ, वो ये क्या कहेंगे आज अमृत मंडल के संदर्भ में? ऑल आइज ऑन बांग्लादेश। ये है अमृत मंडल, ये अमृत मंडल, ये आप देख रहे हैं एक युवा, और जाहिर है इसके ही कंधों पर इसके घर का भी भार रहा होगा। ये पूरे घर की उम्मीद रही होगी, और आज ये उम्मीद रुखसत हो गई। कट्टरपंथियों के लिए ये जो शख्स आपको दिखाई दे रहा है, अगर मैं आपको नाम ना बताता तो क्या आप समझ सकते थे कि अमृत मंडल है या सुहेल है या अरशद है? आप नहीं समझ सकते थे। जाहिर है ये इंसान है पहले, और हर इंसान एक जैसा दिखाई देता है, लेकिन वहां इससे ज्यादा जरूरी है कि उसकी धार्मिक पहचान क्या है।
और उसकी धार्मिक पहचान के आधार पर यह तय किया जा रहा है कि वो बांग्लादेश में रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। तो एक तरफ तारिक रहमान जैसों का यह दावा कि हिंदू, अल्पसंख्यक और हम मिलकर सुंदर बांग्लादेश बनाएंगे, और दूसरी तरफ यह है वहां की सच्चाई। शोएब साहब, इस पर आपका कमेंट चाहूंगा मैं। जी, मैंने ये अमृत मंडल की जो हत्या है, और देखिए इनको कहता है कि ये एक्सटोर्शन में थे, तो कोई भी एक झूठी इल्जाम लगा दो हिंदी के ऊपर, चलो वो अगर एक्सटोर्शनिस्ट थे उसको पुलिस के हवाले करके पिटाई करके हत्या कर दी। मैंने फिर से कह रहा हूँ दिनेश भाई के आज तारिक रहमान ने जो ऐलान कर दिया खुलेआम कि बांग्लादेश को इस्लाम की रसूल के रास्ते पे चलाएंगे, ये एकदम शरिया की डायरेक्ट डिक्लेरेशन है। शरिया मुल्क बनाने के डिक्लेरेशन। तारिक रहमान एयरपोर्ट आए, उतरे, मिट्टी को छुआ, ये तो अच्छे थे, अच्छी थी, मगर डिक्लेरेशन क्या आ गई? एक तरफ जमात के खिलाफत राष्ट्र, दूसरी तरफ तारिक रहमान के शरिया राष्ट्र। हम बंगाली मरेंगे, या तो हमें आग में जाना पड़ेगा, नहीं तो फ्राई पैन में। ये सी हालत में बंगाली को। और एक इंफॉर्मेशन, ब्रेकिंग न्यूज मैं शेयर करना चाहता हूँ आपके चैनल के साथ। आज ही यूनुस के तानाशाही ने देश के सारे पुलिस स्टेशन को इंस्ट्रक्शन दिया कि हर दिन 4 से 5 को गिरफ्तार करना पड़ेगा जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होना चाहते हैं। और ऑलरेडी ऐसे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को कहा है कि इसको गिरफ्तार करो, और उसके खिलाफ वो आवामी लीग के गिरने के बाद जो फॉल्स मर्डर केसेस हो उस केस में दे दो, और मजिस्ट्रेट कोर्ट को कह दिया है कि इन लोगों को जमानत मत दो। सो एक क्रैकडाउन शुरू करेगा यूनुस के जो पोटेंशियल कैंडिडेट है, इंडिपेंडेंट, आवामी लीग नहीं, उसको गिरफ्तार करो। दूसरी तरफ ये जो खुदाबख्श चौधरी के साथ बात हम बता रहे थे, ये खुदाबख्श चौधरी जिहादियों को, आतंकवादियों को साथ दे रहे थे। वो कल चली गए, वो फॉरेन पासपोर्ट होल्डर भी है। और आज से पुलिस ने, तो कल रात को क्रैकडाउन हुआ, बहुत सारे जिहादी अरेस्ट हुआ, आपको खबर मिलेगा। और अताउर रहमान विक्रमपुरी जो अंसार अल इस्लाम का और लश्कर तैयबा का कनेक्टर है, इसके लोगों को भी गिरफ्तार करने की पुलिस का कोशिश कर रहे हैं, ऑपरेशन चल रहा है। कल मैंने आपको कहा दिनेश भाई के क्रैकडाउन शुरू होगा, रात को ही शुरू हो गया, मगर आज यूनुस ने जो स्टेटमेंट इंस्ट्रक्शन दी पुलिस स्टेशन को कि एवरीडे 4 से 5 को गिरफ्तार करो। बड़ी बात कह रहे हैं शोएब चौधरी, ये ब्रेकिंग न्यूज शोएब चौधरी के हवाले से, ये हम उनको एट्रीब्यूट करते हुए आपको बता रहे हैं। ब्लिट्स के एडिटर, वहां के पत्रकार आपको यह बता रहे हैं कि हर एक थाने को वहां इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आने वाले चुनावों के मद्देनजर जिसमें भी ये पोटेंशियल दिखाई दे रहा है कि वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर आने वाले दिनों में खुद को फील्ड कर सकता है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाए, उसको जमानत ना मिले, ये इंश्योर किया जा रहा है। इसके लिए वहां के मजिस्ट्रेट को, जो रिस्पेक्टिव मजिस्ट्रेट्स हैं, उनको यह कह दिया गया है कि इनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए। ये किस तरह का खौफ और ये किस तरह का चुनाव? क्या ये वो चुनाव है? एक तो चुनाव होंगे क्या, और चुनाव होंगे तो इस तरीके से होंगे क्या? क्या फिर इसको निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कहा जाएगा क्या? ये बड़ी बात है। और भारत ने जब ये कहा था कि निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, स्वतंत्र चुनाव होने चाहिए और निर्भीक तरीके से लोग उसमें पार्टिसिपेट करें, इंश्योर किया जाना चाहिए, तो बांग्लादेश को बहुत मिर्च लगी थी कार्तिकेय सर। लेकिन हकीकत तो यह है जो शोएब बता रहे हैं। बिल्कुल हकीकत वही है। देखिए, जब से अवामी लीग को बाहर किया है, यूएस तक ने वार्निंग दे दी है कि आप जो है डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को फॉलो नहीं करें। देखिए, डेमोक्रेसी का असली मतलब ही फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। डेमोक्रेसी में एक बारी पार्टी इलेक्ट होती है, सरकार बनती है, उसके बाद सारे डिसीजन होते हैं। यहाँ एक इंटरिम सरकार जो है वो सारे डिसीजन लिए जा रहे हैं। देखिए, ये सरकार की लेजिटिमेसी भी शक है। ये अगर ये देखिए, मुझे ये लगता है ये पाकिस्तान का जाल है। पाकिस्तान करने वाला है एकदम वही हाल बांग्लादेश का जो उसका है। बिल्कुल तरक्की के रास्ते में वो दौड़ रहा था, बांग्लादेश को, पाकिस्तान को हजम नहीं हुआ। अब यहां पर जो किया जा रहा है, वहां का पाकिस्तान की एयरलाइंस बिक गई। पाकिस्तान का हाल जो है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। आज ही मैंने खबर पढ़ी कि वहां पाकिस्तान में अब चल रहा है और 666 के आसपास भिखारियों को विदेश जाने से रोका गया है कि बाहर मत जाओ, हमारा पासपोर्ट का हाल वैसे ही कैसा है। मैं जरा ये जानना चाहता हूं सर, संजय सर, कि ये बांग्लादेश का हाल वैसा ही कर देना चाहते हैं और इरशाद जैसे लोग इसको हेल करते हैं। वो कहते हैं कि हाँ, ये जो होने वाला अब तरक्की याफ्ता हो रहा है बांग्लादेश। 30 सेकंड में आपको कमेंट।
देखिए, जो जिस तरीके के हालात क्रिएट किए जा रहे थे, जिस तरीके की स्ट्रेटेजी बनाई जा रही थी, पाकिस्तान एक तरीके से बांग्लादेश को रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट बनाने के पक्ष में, तो चुनाव के तो बिल्कुल भी पक्ष में नहीं थे। और वही उसी दिशा में ये जितनी किलिंग्स हो रही हैं, चाहे वो हादी की किलिंग है या माइनॉरिटी कम्युनिटीज की, कि इस तरीके का केओस तो ये तो अभी अनार्की क्रिएट कर दी जाए देश में, कि एक तरीके से जो सत्ता में बैठा हुआ है, जो यानी कि जो बैठा हुआ बैठा रहे, इसलिए अनार्की क्रिएट कर दिया जाए। बहुत धन्यवाद करूंगा सर, क्योंकि टाइम आगे परमिट नहीं कर रहा है, माफ कीजिएगा। आज इरशाद साहब से भी उतनी बात नहीं हो पाई और आपसे भी जितनी होनी चाहिए थी। लेकिन एक बड़ी बात कही है शोएब साहब ने कि वहां लोगों को जो इंडिपेंडेंटली खुद को फील्ड करना चाहते हैं, उनको अभी से गिरफ्तार करने के बारे में कह दिया गया है। चुनाव होगा क्या, और होगा तो वो यूं होगा क्या, और अगर ऐसा होगा तो बांग्लादेश का क्या होगा। बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का आज मेरे साथ इस चर्चा में अड़ी में जुड़ने के लिए।